हम आगे बढ़ें और डिबेट की तरफ चलें। ये रिपोर्ट देखते हैं जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। राजगढ़ का रण खत्म होते ही राजा ने मालवा निमाड़ का रुख किया है। जी हां, राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मालवा निमाड़ में लश्कर डाल दिया है। वहीं कांग्रेस के नाथ रहे कमलनाथ छिंदवाड़ा के महासंग्राम के बाद से ही प्रदेश की सियासी फिजा से बाहर है, जिसको लेकर बीजेपी उनको टारगेट किए हुए है। दुर्भाग्य है कि कमलनाथ नकुलनाथ सब गायब है। सर्च वारंट जारी हो रहा है, कहाँ है कमलनाथ, कहाँ है नकुलनाथ। इस देश में है कि दुनिया में कहीं है और दुनिया में कहीं है तो कहाँ है। तो ये तो हालात कांग्रेस के ऐसे हैं कि स्वार्थी और केवल चुनाव तक सीमित लोग हैं। छिंदवाड़ा का हमेशा दुरुपयोग करते रहे, लेकिन जनता ने इस बार इनको नकार दिया, तो ये भी छिंदवाड़ा से नदारत हो गए। कमलनाथ भले ही लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह वो योद्धा हैं जो हर लड़ाई में पार्टी के साथ सीना तान कर खड़े रहते हैं। कांग्रेस पूरे विश्वास के साथ राजा से आस लगाए हुए है। वहीं बीजेपी मालवा निमाड़ में दिग्विजय सिंह के प्रचार को सियासी खानापूर्ति बता रही है। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सबसे नजदीकी नेता माने जाते हैं और वो जहां जाते हैं कार्यकर्ताओं को आंदोलित करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। उनके जाने से पूरा कार्यकर्ता मालवा क्षेत्र में और निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस के प्रचार में जुट जाएगा। दिग्विजय सिंह जी दौरे की खानापूर्ति कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी हार के डर से अपने क्षेत्र राजगढ़ से निकले नहीं, और अब चुनाव प्रचार में चौथे चरण के 2 दिन शेष है, तब दिग्विजय सिंह जी प्रचार करने निकले। तो दिग्विजय सिंह जी जहाँ जहाँ जाते हैं वो स्वयं कहते हैं कांग्रेस पराजित होती है। तो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी स्वयं थे, वहाँ कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित है, और मालवा निमाड़ में जिन 8 सीटों पर चुनाव वहाँ कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित है। दिग्विजय सिंह मेहनत की पराकाष्ठा करने वाले राजनेता हैं। क्या है पब्लिक कनेक्ट के मास्टर का मालवा प्लान, पहले तो वो जान लीजिए। अब मालवा निमाड़ में प्रचार करेंगे दिग्विजय सिंह। 11 मई तक चौथे चरण की सीटों पर करेंगे प्रचार। 9 मई को सैलाना के शिवगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन, 9 मई को रतलाम में भी कार्यकर्ता सम्मेलन, 10 मई को बड़वानी में रहेंगे दिग्विजय सिंह। कार्यकर्ता सम्मेलन, नुक्कड़ सभा और आम सभा करेंगे। 10 मई को ही इंदौर में भी रहेंगे दिग्विजय सिंह। 11 मई को मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम है। दिग्विजय सिंह चुनावी समर में खुद को झोंके हुए हैं। उनके मैदान में होने से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, तो बीजेपी भी उनके उतरने की खुशी मनाती है। अब राजा ने मालवा निमाड़ में मोर्चा संभाला है, जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अगर वहां कांग्रेस जीती तो राजा का रुतबा सियासत में और बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा आज का मुद्दा है रण से दूर नाथ, राजा ने थामा हाथ। इससे पहले कि मैं डिबेट और पैनल की तरफ चलूं, एक बहुत सीनियर साथी भारतीय जनता पार्टी के, जो इसी डायस पर अपनी बहुत ही ऊर्जावान प्रेजेंस से हम सबको बहुत आंदोलित करते रहे अपनी शालीनता से, हम उनको बहुत मिस करेंगे। ईश्वर की जो मंशा है वो तो है। गोविंद मालू जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन, एक बहुत ही ऐसी पर्सनैलिटी जिनके लिए हम क्या शब्द कहें। मैं पैनल की तरफ से गुंजन चौकसे जी, अवनीश बुंदेला जी और मनीष त्रिपाठी जी की तरफ से हम सब अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। ईश्वर उन्हें अपनी शरण में ले और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। अब हम बढ़ते हैं अपने कर्तव्य की तरफ, क्योंकि ज़िंदगी भी ये कहती है और टेलीविज़न भी ये कहता है, शो मस्ट गो ऑन। तो बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल पहले देख लीजिए। पहला सवाल है, क्या मालवा निमाड़ में असर करेगा दिग्विजय सिंह जी का कैंपेन? सवाल नंबर 2, बीजेपी के गढ़ मालवा निमाड़ में सेंध लगा पाएगा राजा का प्रचार? और सवाल नंबर 3, क्या कमलनाथ की कमी पूरी करने की राजा कोशिश जो कर रहे हैं वो मालवा में रंग दिखाएगी? ये तीसरा सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। गुंजन चौकसे हैं, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं बीजेपी की। बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका।
अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष त्रिपाठी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, आपका भी बहुत स्वागत है मनीष। और पहली प्रतिक्रिया मैं आप ही की लेकर आगे बढ़ता हूं। दिग्विजय सिंह अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। जब भी नेहरू गांधी परिवार का कोई प्रतिनिधि मंच पर होता है तो वो बैठते नहीं हैं डायस पर, कहते हैं मैं खड़ा रहूँगा, ये कमिटमेंट मेरा शुरू से है। 10 साल उन्होंने कोई पद नहीं लिया, ये कमिटमेंट किया। और अब कमलनाथ जी के लिए पूछा जा रहा है, अभी हम देख भी रहे थे कि वीडी शर्मा जी कह रहे थे कि वारंट जारी हो रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका निभाते ही अगले दिन प्रचार में जुट गए। कैसे देखते हैं, क्या ये सारी चीज़ें कारगर होंगी? ये तो 4 जून बताएगा जी। शरद जी, कारगर होंगी या नहीं होंगी, जैसा आपने कहा कि 4 जून को पता चलेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह जिस तरह के राजनेता हैं, जो उनका वर्किंग स्टाइल है, उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो मालवा निमाड़, जो बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, उसमें फ़ायदा होने की उम्मीद है। क्योंकि जैसा मुकेश नायक कह रहे थे अपने बयान में कि उनका पब्लिक से कनेक्ट है, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट है, उनके पहुंचने से कार्यकर्ता चार्ज होते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने एक भी दिन, जनरली होता है कि चुनाव की थकान उतारने के लिए नेताजी गायब हो जाते हैं अपने चुनाव के बाद, लेकिन दिग्विजय सिंह वो योद्धा हैं राजनीति के जिन्होंने तुरंत ही अपना मोर्चा संभाल लिया और अपनी जिम्मेदारी को निभाने वो मालवा निमाड़ पहुंच गए हैं। अब बाकी तो पब्लिक तय करेगी कि उनके जाने का असर कितना होता है, कितना नहीं होता। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि दिग्विजय सिंह जी अपनी कोशिशों में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें कितनी कारगर होती हैं ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने 77 साल की उम्र में एक मिसाल पेश करने की कोशिश की है कि देखिए, मैं न थकता हूँ न रुकता हूँ, और परिस्थितियाँ कैसी भी हों आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। गुंजन जी, आपके बड़े मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं दिग्विजय सिंह जी, आप लोगों का बड़ा स्नेह भी है दिग्विजय सिंह जी से, लेकिन उनकी ये ताकत देखकर कहीं भीतर ही भीतर मन में आपको भी लगता होगा कि बंदे में है दम, क्या कहेंगी जी? शरद जी, सर्वप्रथम आज आपने जिस तरह श्रद्धांजलि से शुरुआत की थी, गोविंद मालू जी एक मीडिया विभाग भारतीय जनता पार्टी की एक अहम कड़ी थी जो आज हमसे जुदा हुई है, तो सर्वप्रथम उन्हें श्रद्धांजलि जी। जिस तरह आपने बोला दिग्विजय सिंह जी, अब आपने कहा जीवन एक संघर्ष है, चलता रहेगा, तो आज फिर से हम एक कार्यकर्ता के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और आज आपके चैनल पर अपना काम की शुरुआत कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी पे आपने जो सवाल किया, मेरा पहले सवाल दिग्विजय सिंह जी से है कि कहाँ थे अभी तक आप? जब आपने अपनी हार सामने आते देख रहे हैं तो आप सिर्फ अपने जनता को फिर से भ्रमित करने के लिए एक दूसरे दौरे पर निकल के आए हैं। दिग्विजय सिंह जी, पहले आप जवाब दें कि अगर आप जनहित में इतना ही काम कर रहे होते तो जब सैम पित्रोदा जी जैसे लोग आकर इस देश को विभाजन करने की बात करते हैं, कभी आप कांग्रेस पार्टी धर्म पर विभाजित करती है, कभी आप जनता को जाति के नाम पर विभाजित करते हैं, आज आप इस भारत रूपी जनता को रंगों के नाम पर, भेदों के नाम पर आप उन्हें विभाजन की जो रणनीति है, कहाँ है आप? कहाँ है आपका बयान? मैं इंतजार कर रही हूँ, एक भारत के नागरिक होते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए मैं इंतजार कर रही हूँ आपके उस बयान का जहां आपने खंडन पेश किया, जहां आपने कहा हो कि नहीं, हम सब भारतीय नागरिक हैं, हमारा एक ही रंग है और वो रंग है भारतीयता। कहाँ है दिग्विजय सिंह जी आप तब कहाँ थे जब आपका शीर्ष नेतृत्व, आपके अपने अध्यक्ष जीतू पटवारी जी एक महिला को अपमान करते हैं, इमरती देवी जी के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब आप कहाँ थे? जब आपके अपने नेता सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, तब आप कहाँ थे? जब जब जनहित की बातें हुई हैं, आपके अपने नेताओं ने अपशब्द कहे, अपमान किया है, बहिष्कार किया है, तब आप कहाँ थे? अगर आप एक शीर्ष नेतृत्व का नाम और काम संभाल रहे हैं पार्टी में, तो आपको उन सब जगहों पर भी होना चाहिए जब जनता की जरूरत है और जब आपके खंडन की जरूरत है। चलिए, तमाम बातें सुनी अवनीश जी आपने, क्या कहेंगे? गुंजन जी का कहना है विभाजनकारी तमाम बातें, स्त्री अपमान का मसला भी उन्होंने उठाया है जी। देखिए, सबसे पहले तो आज आदरणीय गोविंद मालू जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। काफ़ी मौका मिला उनके साथ बैठने का और काफ़ी कुछ सीखा भी उनसे, काफ़ी वरिष्ठ थे। और शरद जी, लेकिन हाँ ये है कि सो मस्ट गो ऑन, तो हम आज की चर्चा करते हैं। देखिए शरद जी, मुझे तो देख के ही अच्छा लगता है
कि पूरे देश में यहाँ चर्चा मोदी की हो रही है, मोदी के बयानों की हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दो ऐसे नेता हैं कि जिनके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। मोहन यादव जी के ऊपर नहीं हो रही, शिवराज जी को, मतलब मैं तो इसको पॉजिटिव मैनर में लेता हूँ शरद जी। बाकी हाँ, अभी जो कह रहे हैं कई लोग, मैं पंकज जी को भी सुना, गुंजन जी को भी सुना कि अब निकले, अभी तक अपने राजगढ़ में थे। देखिए साहब, जो प्लेइंग 11 में कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो, सचिन तेंदुलकर हो, सबसे पहले उसको अपनी जगह पक्की करनी होती। मतलब अगर वो कितना ही अच्छा प्लेयर हो, उसको सबसे पहले अपना फॉर्म साबित करना होता है, तब वो टिकेगा साहब। इसी तरह दिग्विजय सिंह जी का है। जब देख रहे हैं कि सामने मोदी 400 पार का नारा लगा रहा, पूरी सरकारी मशीनरी, पूरा भाजपा का तंत्र अगर राजगढ़ और छिंदवाड़ा में तैनात है साहब, तो सबसे पहले एक अक्लमंदी की बात वही है, वही असली मैं कहूँगा मेजर और कर्नल और जर्नल है कि सबसे पहले अपनी जो फ्रंट है, अपना जो मोर्चा, वो ना छोड़े। वहाँ चुनाव संपन्न हुए शरद जी, ये संविधान की मैं कहूँगा ये लेकिन कमलनाथ जी कहाँ हैं? देखिए कमलनाथ जी भी उसके बाद आप देखें हरदा में प्रचार किया, बैतूल में प्रचार किया, पिपरिया तक आए शरद जी। हाँ, ये वर्तमान में नहीं अभी हाल फिलहाल, लेकिन उनने भी प्रचार किया। और अब जैसे दिग्विजय सिंह जी का चूँकि शिक्षा दीक्षा उनकी इंदौर में हुई है, मालवा क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा प्रभाव है, वहाँ छात्र राजनीति भी उन्होंने की, कई सारे संपर्क भी हैं, तो रतलाम और सैलाना यहाँ सब जा रहे हैं बड़वानी शरद जी, तो इसका निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और दिग्विजय सिंह के जाने के बाद ही आप देखें आज भाजपा के लोगों के बयान आने लगे। ये तो साहब एक आम रणनीति है। मोदी जी भी आकर जाते हैं सब, हम तो कभी इतना मतलब उद्वेलित नहीं होते, इतना दुखी नहीं होते। अगर दिग्विजय सिंह बेसिकली कार्यकर्ताओं के नेता हैं, हम जैसे लोगों के नेता। मैं शरद जी देखिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, अगर मुझे कोई रात के 12 बजे कोई समस्या होती है तो मैं दिग्विजय सिंह जी को तुरंत कॉल कर सकता हूं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी उस समय तुरंत रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और ये शायद हर नेता को ये सौभाग्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर नेता की वर्किंग वैसी नहीं होती। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि और जो नेता हैं वो खराब हैं या ये अच्छे हैं, ऐसा नहीं शरद जी, हर नेता की अलग क्वालिटी। मेजर और जनरल तो दो ही हैं। देखिए वो तो स्वाभाविक सी बात है, तो हम तो साफ कह रहे हैं शरद जी। और चुनाव होने चाहिए मुद्दों के ऊपर। दिग्विजय सिंह जी जा रहे हैं तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस तरह से आदिवासियों पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं वो हम सब ने देखा। और जिस तरह से आप देखें आज सरकार जो है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, आप मुद्दों की राजनीति क्यों भूल गए साहब? आप वही बात, सैम पित्रोदा, चलिए मैं सैम पित्रोदा से मैं भाग नहीं रहा हूँ शरद जी, मैं खुद ही सैम पित्रोदा का नाम ले रहा हूँ। देखिए सैम पित्रोदा के जो भी बयान हैं, हमारे जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश जी स्पष्ट कहा, ये उनके निजी बयान हो सकते। तो देखिए एक बात नहीं भूलना चाहिए, अगर सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता हैं, उसके अलावा वो एक लेखक और विचारक भी हैं। कई जगह जाके वो लेक्चर देते हैं, कई जगह जाके वो भाषण देते हैं। तो शरद जी ये जो, और इस तरह के बयान सिर्फ सैम पित्रोदा के नहीं हैं, इस तरह के कई भाजपा के नेता, उनसे बलवीर पुंज हों, वो भी भाजपा से राज्यसभा गए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। शरद जी तो इन बयानों के पीछे अगर हम भागेंगे तो लकीर पीटना है। और मैं तो साफ कहता हूं, देखिए अगर आप पूरा सुनेंगे, मैंने भी सुना, उनने आर्यंस और द्रविडियंस के बारे में वो आज का विषय नहीं है, कि वो मैं कह रहा हूं, तो हम क्यों विषय से भागें? मैं तो साफ कहता हूं कि आज जो, देखिए मैं तो शरद जी धन्यवाद दूंगा कि बड़ा अच्छा लगता है। और इस मामले में कहूंगा कि बंसल न्यूज को मैं साधुवाद देता हूं कि हमारे मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो जगह दी जाती है, हमारे नेताओं को जो जगह दी जाती है, वो बहुत सुखद होती है। किसी भी वे में दी जाए शरद जी, कम से कम हमारी चर्चा तो करते हैं, हमको महफिल में आप बिठालते तो हैं, ये बहुत सुखद बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वास्तव में तारीफ है। बिल्कुल सर जी। गुंजन जी आपका क्विक रिएक्शन जी। आपने जो कहा, जिस तरह की आप विरोध करते हैं या उनकी पर्सनल है, सैम जी के बात पे ही मैं बात करना चाहूंगी, टिप्पणी देना चाहूंगी अपनी। दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं? ऐसे दिग्विजय सिंह जी जाने जाते हैं अपने बयानों के लिए, पीएफआई का समर्थन करते दिग्विजय सिंह जी दिखते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े करते हुए दिग्विजय सिंह जी दिखते हैं। आज दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं? जब एक भारत के नागरिक पे सवाल उठा है, रंगों पर सवाल उठा है, तो हम उम्मीद करेंगे अगर वरिष्ठ नेता हैं तो सामने आए और विरोध करें, उस बात का भी विरोध करें। कांग्रेस ने उससे अपने को अलग किया है और उनका इस्तीफा भी हो गया है, और अब ये विषय एक तरह से आप समझिए कि ख़त्म ही है। उनकी टिप्पणी अनुचित थी, ये खुद कांग्रेस ने माना है। मनीष, फिर मैं दिग्विजय सिंह जी की तरफ लौटता हूँ। आप किस तरह देखते हैं कि दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर माहिर नेता हैं, वो अवसरों को भुनाने के लिए भी चुनौतियों को गले लगाते हैं। 77 साल की उम्र में भी अगर आपके मन में ये इच्छा है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो किसी निष्काम योगी की तरह पार्टी के काम में लगे होंगे,
उनके मन में भी इच्छा होगी, शायद अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, शायद इसके आगे सितारों के आगे आसमां और भी है। निश्चित तौर पर जब वो इस तरह से लगे हैं, ये एक भाव मैंने देखा कि बहुत कम राजनीति में लोगों को दिखता है कि अधिकतर लोग अपने को 70 पार के बाद या घर बैठ जाते हैं या बिठा दिए जाते हैं। शरद जी, दिग्विजय सिंह का जो अपन बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह निष्काम तो कोई राजनीति करने आता नहीं, कुछ ना कुछ सबका मकसद होता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं तो हमारा भी मकसद होता है कि हम आगे बढ़ेंगे, आगे और बड़ी चीज़ों पर जाएंगे। वैसे ही दिग्विजय सिंह भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मालवा निमाड़ जो है, पहुँचे तो हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमने विधानसभा चुनाव भी देखा, वहाँ उसमें भी बहुत जोर लगाया था दिग्विजय सिंह जी ने मालवा निमाड़ में, लेकिन उस तरह से नतीजे कांग्रेस को नहीं मिले थे मालवा निमाड़ में, क्योंकि वो बीजेपी का बहुत मजबूत किला है, मजबूत गढ़ है। लेकिन इस बार कांग्रेस को शायद ये उम्मीद है कि जो आदिवासी बहुल 2-3 सीटें हैं, वहाँ कांग्रेस को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, और शायद इसी वजह से दिग्विजय सिंह जी ने उन जगहों को टारगेट भी किया है अपने इस दौरे में। जो उनका 3 दिन का कार्यक्रम है, उसमें वो बड़वानी में भी हैं, धार में भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह के जाने से कांग्रेस तो उत्साहित है, लेकिन नतीजों में क्या कितना तब्दील होगा, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई बीजेपी अभी लड़ रही है, बीजेपी ने जिस तरह के मुद्दे उठाए हुए हैं, उसमें दिग्विजय सिंह, उनके लिए कई बार क्या होता है, पंचिंग बैग की जो अपन बात करते हैं, दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह के आते ही मैदान में बीजेपी की बाँछें खिल जाती हैं। उनको लगता है कि एक ऐसा मोहरा मिला जिस पर हम हर तरीके से अटैक करते हैं। और आप देखिए, जैसे ही दिग्विजय सिंह मैदान में आते हैं तो बीजेपी नेताओं के बयानों की झड़ी लग जाती है। गुंजन जी, ये सही बात है कि दिग्विजय सिंह जी आपको भी, यानी बीजेपी को भी ताकत से लड़ाई का एक मौका देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है लड़ाई में। अगर आप सामने देखते हैं कि एक ऐसा प्रतिद्वंदी है जो आपको इसके लिए प्रेरित ही नहीं कर रहा है कि ये इससे लड़ाई में मज़ा आएगा, ये भी बहुत तगड़ा है, ये भी इस पर हमला करेंगे तो ये भी रिटेलिएट करेंगे, ये भी जवाब देंगे, ये भी। तो दिग्विजय सिंह इस मायने में आपके फ्रेम में बड़े फिक्स होते हैं कि आपके पास जाकिर नाइक होते हैं, आपके पास ओसामा बिन लादेन होते हैं, आपके पास तथाकथित भगवा आतंकवाद की बात होती है, और इन तमाम मुद्दों पर आप दिग्विजय सिंह को घेरने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, और जिस तरह मध्य प्रदेश 2003 से पहले उन्होंने रूल भी किया है, लेकिन बंटा डार का जो उनको नाम से उपाधि दी गई है वो इसलिए दी गई है क्योंकि उनके पास इतने वर्ष होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश का कल्याण और विकास में उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई है, निभाई है तो उसे पूरी नहीं कर पाए हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण, जिस तरह आपने कहा शरद जी, कि उनके बयान इतने जनहित में बिल्कुल नहीं होते हैं, जनता के विरोध में आते हैं, कि ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को उनको अपने घेरे में लेना पड़ता है। दूसरी बात शरद जी, अभी बात हो रही थी कि वो मालवा रीजन में जा रहे हैं, इंदौर में जा रहे हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी और आपसे भी पूछना चाहूंगी और जनता से पूछना चाहूंगी कि इंदौर में जहां एक तरफ आपके पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप नोटा दबाएं, आप किसी भी बटन पर ना चुने, आप तो नोटा दबाएं, वो उस इंदौर में किसका प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं? आपको क्या जनता का ये अपमान करना आपको अलाउ करना चाहिए? आपके पार्टी का अध्यक्ष जाके जनता से अपील कर रहे हैं नोटा की, ये कहाँ की राजनीति है? दिग्विजय सिंह जी अगर वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी अगर उस क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आप एक ऐसी राजनीति करें जो जनहित में हो और जनता को अपमान में ना हो। जल्दी से बोल लीजिए जी। गुंजन जी ने कहा कि जनता का अपमान कर रहे हैं। मैं गुंजन जी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि नोटा का प्रावधान चुनाव आयोग की तरफ से है, तो चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रावधान है, अगर उसके लिए वोट मांगा जा रहा है तो वो जनता का अपमान कैसे होता है? प्रावधान है, लेकिन नोटा का प्रचार शायद हमने पहली बार सुना है, और वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में। ये नहीं कह रहा हूँ, ये भी अधिकार है, बीजेपी का भी अधिकार है, कांग्रेस का भी अधिकार है, लेकिन इस पर भी डिबेट होनी चाहिए एक लोकतंत्र में कि क्या नोटा का प्रचार करना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि आप इनको ना चुनें, इनसे तो बेहतर है कि आप नोटा की तरफ चले जाएं। अवनीश जी जवाब। सुमित्रा महाजन की बात के ऊपर मैं टिप्पणी चाहूँगा कि सुमित्रा महाजन जी एक वो वरिष्ठ नेता, 9 बार की सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष रहीं। अगर सुमित्रा महाजन जी ये कहती हैं कि कोई आवश्यकता नहीं थी, तो मतलब ये तो साफ हो गया कि इंदौर में जो था ताई और भाई की लड़ाई में कहीं ना कहीं संविधान का, लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। और सबसे बड़ी बात, जब अक्षय बम जब कांग्रेस छोड़कर जा चुके थे भाजपा में, तो खुद वहाँ के प्रत्याशी शंकर ललवानी ने भी इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं है। सर जी, मतलब ये साबित होता है कि सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप देखें शंकर ललवानी, हम तो साफ कहते हैं ना, आप जीत
रहते इंदौर। लेकिन आप 5 लाख सीट देते, हो सकता है इस बार आप अवनीश जी, एक लोकतंत्र में कितनी खूबसूरत बात है कि उसी शहर में सुमित्रा ताई का आपने नाम लिया, लोकसभा अध्यक्ष हैं। बीजेपी के अंदर खाने में खबरें हैं कि कई नेता इससे प्रसन्न नहीं हैं। एक डेमोक्रेसी में ये कितनी खूबसूरत बात है कि जी सर, सुमित्रा महाजन जैसी नेता का सर जो अपमान कैलाश विजयवर्गीय के रहते हुए उनके राज में किया गया है, उनके बेटे को पार्षद का चुनाव लड़ने लायक तक नहीं समझा गया। ये देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, तो सुमित्रा देखिए, मैं आपने कहा जनतंत्र है, लोकतंत्र, चलिए पार्टी में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन सर जी ये बात साफ ये है कि ये हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नोटा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जवाब भी देना होगा कि खुद आपकी इतनी वरिष्ठ नेत्री अगर ये बयान दे रही हैं और खुले तौर पर टीवी पर आकर बोल रही, कोई लाग लपेट नहीं, तो ये साबित होता है कहीं ना कहीं कि आपके एक नेता ने कहीं ना कहीं जनतंत्र का, लोकतंत्र का तो गला घोंटा है शरद जी। बाकी हाँ, दिग्विजय सिंह जी के जाने के बाद जो वहाँ हमें मालूम था दिग्विजय सिंह जी प्रचार पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू होगा, लेकिन शरद जी मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानता हूँ, बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के साथ काम करने का अवसर मिला। वो ठीक है 77 के हैं, 75 के, वो एक अलग विषय है, लेकिन सर जी मैं पिछले लगभग 7-8 साल, जानता काफ़ी पहले से हूँ, लेकिन सर जी निरंतर 7-8 साल से खासकर कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में 6 साल काम किया, वो मेरे जीवन का अमूल्य क्षण है। ठीक है नतीजे उस तरह से नहीं आए शरद जी, क्योंकि जिन नेताओं का नाम ले लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई लोग नेता बन गए, जिनके आशीर्वाद से कई लोग मुख्यमंत्री बन गए, महापौर से पता नहीं क्या क्या बन गए उसी इंदौर में, और आज अगर वो नेता प्रचार के लिए जा रहे हैं तो हम मानते हैं पेट में दर्द होगा। अभी तो देखिए, कल होता क्या है, कैलाश जी के बयान देखिए। चाहूंगी अवनीश जी, ये शायद आपकी या कांग्रेस पार्टी की सोच होती होगी कि किसी के आशीर्वाद से कोई और नेता बने। भारतीय जनता पार्टी की सोच है, बाबूलाल गौर जी के बयान सुन लें, मैंने आपको विनम्रता से सुना है, आप भी मुझे अपना मौका दें। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, वो है अगर जनता के लिए आप पूरी सेवा भाव से जनता के बीच उतरेंगे तो जनता आपको चुनेगी, आपको फिर किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी। जनता अगर आपके साथ है, जनता का प्यार आपके साथ है, जनता की अगर सेवा आपके भाव में है तो आपकी पूर्ण रूप से आपकी जीत है। बड़ों का बिना आशीर्वाद लिए तो एक 10वीं का बच्चा परीक्षा देने तक नहीं जाता, फिर जब चुनाव लड़ने जाता, चुनाव तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। सुनिए आशीर्वाद, दिग्विजय सिंह, देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश की राजनीति आज भी मैं कहूंगा ईश्वर की कृपा से बहुत साफ सुथरी है। यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो वही दिग्विजय सिंह जी जब सीएम थे तो उनके घर पूरी भाजपा की कार्यकारिणी का भोजन होता है। और आज भी मैं दावे से कहता हूं, अगर शिवराज जी 15-17 साल 18 साल मुख्यमंत्री रहे तो मैं दावे से कहता हूं कई हमारे कांग्रेसी नेता थे। इसी मंच पर हमने ये बात की अवनीश जी की खुद नर्मदा परिक्रमा के दौरान अमित शाह जी की भूमिका कभी ऐसी राजनीति की है। मैं तो मध्य प्रदेश को आरएसएस की एक तरह से प्रशंसा ही की है बंसल न्यूज से बातचीत में। आज गोविंद मालू जी जैसे गए, हम सबने श्रद्धांजलि दी। सर मैं कहता हूं ईश्वर करे इस प्रदेश की राजनीति इतनी ही साफ सुथरी रहे। हमें नहीं चाहिए तमिलनाडु की राजनीति कि जो आया उसने दूसरे को रातों रात गिरफ्तार कर, साहब नहीं चाहिए ऐसी। मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत अच्छी है और मैं तारीफ करता हूं, ईश्वर करे राजनीति इतनी ही साफ सुथरी रहे। जब तक आप और गुंजन जी और तमाम इसी तरह के सकारात्मक सोच के राजनेता बीजेपी और कांग्रेस में ढेरों संख्या में हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी है, हो सकता है आपको 10 साल बाद दिग्विजय सिंह जी के जेस्चर की तारीफ करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह मिल जाएं। ऐसा नहीं है, ये कोई दुश्मनी का सफ़र नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ एक प्रतिद्वंदिता। मनीष, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क आपका लेकर डिबेट को क्लोज करूँगा। सही बात है कि बीजेपी में भी दिग्विजय सिंह जी के समवयस्क नेताओं की एक पूरी श्रृंखला है, जयंत मलैया, रामकृष्ण कुसमरिया, कुसुम महदेले। इसके बाद आप और बड़े नेताओं की तरफ आ जाइए तो बालाघाट से जो मंत्री भी रहे और पूर्व सांसद भी रहे गौरीशंकर बिसेन, तमाम नेता। लेकिन शारीरिक कारणों से, कुछ मनोगत कारणों से, मन के कारणों से, तमाम चीज़ों से कई नेताओं को हमने इस तरह से नहीं देखा। दिग्विजय सिंह जी, मैं कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन ये बात कर रहा हूँ, एक मॉडल तो हैं कि आप पहले तो अपने को फिट रखिए। आप ये मत सोचिए कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 77 साल की उम्र में आप फिट हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं। पदयात्रा करके आप भरी गर्मी में लू दोपहरी के बीच लोगों तक पहुँचे। जी
जी, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को लेके एक बयान दिया था बूढ़े वाला कि ये दो बूढ़े लोग। तब दिग्विजय सिंह ने जिस चुटीले अंदाज में जवाब दिया था कि भाई आए बीजेपी वाले मेरे साथ पैदल चलने, तो वो जो दिग्विजय सिंह का अंदाज है, वो जो उनकी फिटनेस है, वही तो उनको मैदान में बनाए हुए। और दिग्विजय सिंह ऐसे राजनेता हैं जो वक्त के हिसाब से अपनी चीज़ें संतुलित करते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, तभी शायद वो राजनीति में आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। भले वो बीजेपी के लिए पंचिंग बैग के रूप में काम आते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए वो आज भी ज़मीनी खाटी नेता है और उनके आसपास कार्यकर्ताओं की एक पौध हमेशा तैयार होती है और आगे बढ़ती है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जो अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि आप मुझे पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत शुक्रिया अवनीश जी, बहुत शुक्रिया गुंजन जी आपका कि इतनी शालीनता से आप इस डिबेट को लेकर आगे बढ़े हैं। और निश्चित तौर पर बेहिचक हम ये बात कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जी अपनी प्रतिद्वंदी यानी बीजेपी को लड़ने के लिए भी उकसाते हैं। उनके बयान बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं और बीजेपी को लगता है कि दिग्विजय सिंह जी हमेशा उन्हें एक मौका देते हैं। 2003 से जब वो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए सत्ता से हटे और बीजेपी बहुत थंपिंग मेजॉरिटी से सत्ता में लौटी, लेकिन आज भी दिग्विजय सिंह जी एक मसला है। जैसा अवनीश भी कह रहे थे, यही वजह है कि आज भी हम स्टूडियो में दिग्विजय सिंह पर बात कर रहे हैं। 77 साल के एक राजनेता पर बात कर रहे हैं जो न सिर्फ अपने बयानों से मीडिया को सब्जेक्ट्स देता है, बल्कि अपनी शैली से भी। हो सकता है राजगढ़ का नतीजा उनके पक्ष में जाए, हो सकता है उनके पक्ष में बिल्कुल न जाए, एक और हार उन्हें मिले, ईश्वर ना करे। हम तो शुभकामनाएं कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए, लेकिन दिग्विजय सिंह लड़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कांग्रेस का राग, ईवीएम पर दाग, सहयोगी ललित के साथ। नमस्कार।